$250 बिलियन के मालिक इलॉन मस्क आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं। वो एक बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा बिजनेस एम्पायर के तौर पे पहचाने जाते हैं। इलॉन मस्क के बाद नंबर आता है इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी का, जिनकी नेटवर्थ $150 बिलियन के अराउंड घूमती है। इस तरह लिस्ट चलती रहती है, जिसमें जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और दूसरे कई अमीर लोगों की एंट्री होती जाती है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं। परहैप्स आप सोच रहे होंगे कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा होता होगा, जिससे इनकी अर्निंग इंक्रीज होती जाती है। ये लोग अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं और एज ए रिजल्ट अमीर बन जाते हैं। वेल, आपकी सोच तो सही है, बट हियर इज अ कैच, जिसे अक्सर हम सभी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे ताज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फटाफट से लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अब फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमने क्वेश्चन रेज किया था कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इसका आंसर है इन्वेस्टिंग से। मुद्दे की बात यह है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं, बल्कि बिजनेसमैन को भी अमीर होने में अहम रोल निभाती है। एक अच्छा इन्वेस्टर किसी कंपनी के स्टॉक्स और बॉन्ड्स को परचेज करता है। इससे इन्वेस्टर का पैसा कंपनी के पास आता है और वो कंपनी या बिजनेस पैसे को यूटिलाइज करके एक्सपैंड और ग्रो करता है। यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग जोखिम भरी होती है, क्योंकि जब बिजनेस में लॉस होता है तो कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू कम होती जाती है, जिसके चलते लोग उसे नॉन प्रॉफिटेबल समझकर जल्दी अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं। अब कैपिटल के तेजी से निकलने से कंपनी की इमेज अफेक्ट होती है और कई बार कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पे पहुंच जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन्वेस्टिंग ही वो कीड़ा है जो इन्वेस्टर और कंपनी दोनों को अमीर बनाएगा। आइए अब बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के एक्सप्लेनेशन में खो जाएं। दोस्तों, ये वही बुक है जिसे वॉरेन बफेट ने भी अडोर किया है और इसका फर्स्ट लेसन है फाइंडिंग आउट कंपनीज वैल्यू। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनीज को समझता है, उनके बिजनेस मॉडल और ग्रोथ रेट को समझता है। अक्सर इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी को लोग सेम समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो सट्टेबाजी में दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ 1% होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में दिमाग का 99%। ये और बात है कि दोनों केसेस में लक कभी भी बाजी पलट देती है। शायद कुछ सर्कमस्टांसेस में लक आपका साथ दे दे, लेकिन हमेशा लक का सहारा लेना काफी भारी पड़ता है। इसलिए कंपनीज की लॉन्ग टर्म वैल्यू का राइट एनालिसिस होना और प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, कंज्यूमर्स के साथ वो कितनी कनेक्टेड है, और ऐसे ही कई बातों से डिसाइड होती है। क्योंकि ये तो तय है कि आप भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे जो टाइम पर अपने प्रायोरिटीज को चेंज करती है। अब आते हैं सेकंड लेसन पर, जिसका कहना है सेकंड, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। आई गेस आप इतने समझदार तो हो ही कि इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने का महत्व समझते होंगे। ये एक फैक्ट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जितनी ज्यादा वैरायटी में होती है उतना ही फायदा होता है। लेकिन यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंपनीज में आपने जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया है वो फैक्टर्स आप में कंफ्लिक्ट पैदा ना करते हों, यानी एक दूसरे के अपोजिट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि आप टाटा कैपिटल में 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेज करते हो। लॉन्ग टर्म वैल्यू, मार्केट वैल्यू, लीडरशिप क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और कंसिस्टेंट ग्रोथ, ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें आप इन्वेस्टिंग के दौरान कंसिडर करके चलते हो। अब दूसरी तरफ एक और कंपनी है बायजूस, जिसके शेयर्स आप खरीदना चाहते हो। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बायजूस उन सभी फैक्टर्स पर खरी उतरी है जिन पे आपने टाटा कैपिटल को तौला है। हालांकि ऐसे एनालिसिस में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिन्हें रिस्क लेकर इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन करना भी इंपॉर्टेंट है कि कितना रिस्क लेना ठीक है। नंबर 3, नेवर ट्रस्ट मिस्टर मार्केट। स्टॉक मार्केट का फेमस कोट है, स्टॉक मार्केट में आप या तो जीतते हैं या हारते हैं, इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं होता। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट की दुनिया पूरी तरह से अलग है, जो हर सुबह इंथ्यूजियाज्म से शुरू होकर शाम को दौड़ भागकर एंड हो जाती है। मॉर्निंग में जिस स्टॉक का प्राइस 100 रुपए होता है, शाम होते होते उसका प्राइस 105 हो जाता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक मार्केट को ही मिस्टर मार्केट नाम दिया था। मिस्टर मार्केट एक ऐसा इमेजिनरी इंसान है जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है और उसके साथ क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आपकी नीड और ड्यूटी बनती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट के बारे में अपना पर्सपेक्टिव क्लियर किया जाए
जब तक आप स्टॉक मार्केट में खुद पैसे को बनते बिगड़ते नहीं देखोगे और उसके कारणों की छानबीन नहीं करोगे, तब तक हो सकता है कि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ना बन पाओ। फिर भी अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो एक फॉर्मूले से चिपके रहना बहुत फायदेमंद साबित होगा। नंबर 4, स्टिक टू वन फॉर्मूला। फ्रेंड्स, एक फॉर्मूले से चिपके रहने से मेरा मतलब सिर्फ यही है कि अपने प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। एज ए बिगिनर आपको हमेशा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने से शुरुआत करनी चाहिए। एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पैसे कमाने से ज्यादा फोकस चीजों को सीखने और नॉलेज इंक्रीज करने पर दो। इनकेस मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो ऐसी कंडीशन में अच्छा होगा कि आप सिर्फ 10% सैलरी को ही इन्वेस्ट करो और बाकी अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज करो। जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और मनी के मूवमेंट को समझते जाते हो, वैसे ही आप ज्यादा बुद्धिमानी से इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक स्टॉक्स के होल्डिंग पीरियड सेट कर सकते हो। नंबर 5, फेवरेट होल्डिंग पीरियड ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि उनका फेवरेट होल्डिंग पीरियड कुछ महीने या 1-2 साल का नहीं होता, बल्कि 5 से 10 साल का होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ा पेड़ तभी फल देता है जब लगाने वाले के दांत गिर चुके होते हैं। वेल, सच कहूं तो ये कोई मजाक नहीं है। मेरा ये विश्वास है कि जो लोग आज इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो उसका फायदा उनके बच्चों और नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। लेकिन आप उस टाइम एक्सेप्शन बन जाते हो जब आप अपने 20s में ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख लेते हो। नंबर 6, इन्फ्लेशन वर्सेस इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, 2020 में कोविड-19 और लॉकडाउन ने वर्ल्ड इकोनॉमी पे मेजर इंपैक्ट डाला था। आफ्टर विच इकोनॉमी पटरी पे तो आ रही थी, लेकिन 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर ने फिर से उसे गड्ढे में डाल दिया। आज कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें इन्फ्लेशन परसेंट 40 से 50 को भी क्रॉस कर रहा है। हमारी नेबर कंट्रीज पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल तो आपको पता ही है। अब सवाल आता है कि ये टाइम शेयर्स परचेज करने का राइट टाइम है या नहीं। इसका जवाब ना तो पूरी तरह यस है और ना ही पूरी तरह नो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू कितनी अप एंड डाउन हुई है। अब ग्राहम जी की माने तो वो कहते हैं कि स्टॉक परचेज करने का परफेक्ट टाइम वो होता है जब मार्केट डाउन जाता है, और तब उन शेयर्स को कुछ सालों तक होल्ड करके रखने में फायदा होता है, क्योंकि मार्केट के गिरने पे आप चीप प्राइस पे ज्यादा शेयर्स परचेज कर पाते हैं, और जब मार्केट में उछाल आता है तब उन्हें सेल करके प्रॉफिट कमाना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुनी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की समरी जो लिखी गई थी बेंजामिन ग्राहम के द्वारा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, आप ग्रोथ हासिल करें और एक मीनिंगफुल लाइफ जिएं। इसलिए अगर आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें ईमेल करें। वी विल डेफिनेटली ब्रिंग अ सॉल्यूशन फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।